गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इब्न बतूता द्वारा भारतीय नगरों का वर्णन। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 का ही लेक्चर 28 में आज का टॉपिक है संचार प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम संचार क्षेत्र में क्रांति युग में हैं, जहां मोबाइल एवं इंटरनेट द्वारा विश्व के किसी भी कोने में स्थित व्यक्ति से न केवल हम बात कर सकते हैं अपितु उसे हम देख भी सकते हैं। परंतु तुगलक काल में डाक व्यवस्था स्वयं लेकर जाते थे। उस समय डाक प्रणाली फिर भी कुशल थी। जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचारों की खबरें सुल्तान तक तीव्रतम डाक व्यवस्था द्वारा मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। इब्न बतूता इस कुशल डाक व्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित था। उसने इस कुशल डाक व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार किया। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। आश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लुक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राज्य के घोड़ों द्वारा चलित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते थे। इसे धाबा कहा जाता है और यह 1 मील का 1/3 होता है। जब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छाड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती है। जब संदेश वाहन शहर से यात्रा आरंभ करता है, तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटियों सहित छाड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते हैं, तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेश वाहन उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छाड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिति। इब्न बतूता तत्योगिन आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताता है कि भारत में कपास, गेहूं, चावल, नारियल, मसाले, साल आदि अरब, मेसोपोटामिया, खुरासान एवं ईरान भेजे जाते थे, जबकि लंका से दालचीनी एवं हाथी, चीन में मुर्गे, बांस की डालियां एवं मेसोपोटामिया से कालीन का आयात किया जाता था। वह तत्योगिन प्रचलित मुद्राओं के नाम एवं उनके वजन का भी उल्लेख करता है। ग्वालियर। इब्न बतूता ने भारत के कई शहरों, वहां स्थित किलों का भी वर्णन किया है। उदाहरण के लिए वह बताता है कि ग्वालियर एक बहुत बड़ा शहर है, जहां पहाड़ी पर एक अजय
दुर्ग स्थित है। किले के द्वार पर पत्थर को तरसकर हाथी तथा महावत की मूर्ति स्थापित की गई है। दूर से देखने पर वह सचमुच का हाथी दिखाई देता है। किले के नीचे एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है, जिसे सफेद पत्थरों से तरसकर बनाया गया है। शहर के अधिकांश निवासी हिंदू हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों खिज खां, अब्बू बरक खां एवं शादी खां की ग्वालियर किले में ही कैद रखा गया था, जहां उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रेहला से खिलजी एवं तुगलककालीन भारत की न्यायिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति, डाक, सड़क, गुप्तचर व्यवस्था, कला एवं स्थापत्य, कूटनीति तथा दरबारी षड्यंत्रों तथा तत्वज्ञ लोगों के आचार विचार की तथ्यपरक निष्पक्ष जानकारी मिलती है। निश्चित रूप से उसका यात्रा वृत्तांत तत्वज्ञ इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अपनी कई वर्षों की लंबी यात्रा में उनके कई प्रकार के कष्ट भी झेले थे। चीन में मक्का एवं मिस्र होता हुआ वह वापस अपने मातृभूमि तंजीर पहुंच गया था। 73 वर्ष की आयु में सन 1377 ईस्वी में फेज नामक नगर में उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसने अपना यात्रा वृत्तांत भारत से वापस लौटने के बाद लिखा था, उसे भारतीय सुल्तानों का कोई भय नहीं था, इसलिए उसका विवरण अत्यधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि इब्न बतूता के कथनों की सत्यता के विषय में कोई संदेह नहीं हो सकता। अन्य इतिहासकारों ने भी उसके वर्णनों का समर्थन किया है। वह निष्पक्ष होकर अपने स्वामी के दान, दंड एवं दयालुता एवं कठोरता का वर्णन करता है। डॉक्टर सैयद अतहार अब्बास रिजवी ने भी लिखा है कि उसने अपनी यात्रा का विवरण बड़ी ईमानदारी से दिया है। स्टूडेंट्स, संचार प्रणाली को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।